तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि लहर किस विधा की रचना है, लहर किस विधा की रचना है। तो देखिए लहर ये है आपका काव्य, और है किसका काव्य, तो आप कहेंगे जयशंकर प्रसाद का। किसका है, तो जयशंकर प्रसाद का है। जयशंकर प्रसाद के और भी काव्य संग्रह हैं जैसे झरना, आंसू, कामायनी। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य दिया गया है, कौन सा कथन असत्य दिया गया है। तो पहला पॉइंट दिया है कि छायावादी काव्य में व्यक्तिगत प्रणय की भावभूति करुणा से लेकर आनंद तक फैली हुई है। अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। दोस्तों यहाँ पर 2 नंबर में जो ऑप्शन है यही गलत है, क्योंकि यहाँ पर लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। किसका, लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, अभिधात्मक शैली का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें हुआ है लक्षणात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है आंसू है। देखिए आंसू जो है ये क्या है, मुक्तक काव्य संकलन है, मुक्तक काव्य संकलन है। और है किसका, तो आप कहेंगे छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित ये काव्य शैली है। ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है। तो जयशंकर प्रसाद के जो महाकाव्य है कामायनी, ये आपके हिंदी खड़ी बोली का है। यहाँ पर आंसर बनेगा डी नंबर राइट हो जाएगा, हिंदी खड़ी बोली का है, याद रखिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि बांधो ना नाव इस ठाव के लेखक इनमें से कौन है। बांधो ना नाव इस ठाव से इसके लेखक कौन है। तो ये आपके उपेंद्र नाथ अस्क। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा, उपेंद्र नाथ अस्क इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि महादेव वर्मा की किस कृति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। ऐसा क्वेश्चन पिछले मॉडल पेपर में भी आपको देखने को मिला था। तो यहाँ पर मेरा परिवार, यहाँ पर जो आंसर आपका है वो आपका डी नंबर हो जाएगा, मेरा परिवार यहाँ पर आंसर है, राइट हो जाएगा। इसमें जीव जंतु और पशुओं से संबंधित संस्मरण यहाँ पर है, ऑप्शन डी। आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतेंदु के अनुसार हिंदी का पहला मौलिक नाटक इनमें से कौन सा है। वीडियो आपका यहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, हिंदी में प्रथम कौन क्या है। ठीक है ना, तो हिंदी में प्रथम या हिंदी में पहला कौन क्या है ये आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसको देख लीजिएगा, सब क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो हिंदी का पहला मौलिक नाटक इनमें से है, ऑप्शन यहाँ पर नंबर नहुस। क्या है, नहुस है, जो कि दोस्तों ब्रज भाषा में लिखा गया है ना, ब्रज भाषा में लिखा गया है। और आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को हिंदी साहित्य की पीडीएफ अगर आपको परचेज करना है, ठीक है ना, तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, जहाँ पर कंप्लीट आपकी थ्योरी है, 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक। ठीक है, प्ले स्टोर में है, तो आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो हमारी पीडीएफ आपकी है सबसे अलग है। दोस्तों देख सकते हैं पूरी तरीके से यहाँ पर हाईलाइट कर दी गई है, जो चीज़ यहाँ पर पूछा गया है उस पॉइंट को भी यहाँ पर फोकस किया गया है, और जो रचना ज़्यादा पूछी गई है और जिसके बारे में जो भी पूछा गया है उसको भी हाईलाइट किया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर इस पीडीएफ को पढ़ने से क्या होगा कि जितना हाईलाइट वाला है उसको एक बार में रट लेंगे, दोबारा का धीरे धीरे करके सभी रट सकते हैं, और जितना भी हाईलाइट है सब कुछ पूछा गया है। ठीक है ना, तो आप लोग इस पीडीएफ के माध्यम से बहुत ही गजब तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मात्र दोस्तों यहाँ पर 50 रुपये में ये पीडीएफ आपकी रखी गई है, हिंदी साहित्य की, मात्र 50। ये ऐप को डाउनलोड करिएगा, देव जीके ट्रिक, उसमें कुछ फ्री वीडियो भी हैं, फ्री पीडीएफ भी हैं, तो आप लोग ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। मात्र 50 रुपये में आपका कुछ नहीं होगा, लेकिन आप लोग 50 रुपये में इतना ज्ञान ले लेंगे, इतना ज्ञान ले लेंगे कि यूट्यूब के जो 1500 रुपये का जो कोर्स बेच रहे हैं ना, उनके आगे दोस्तों यहाँ पर समझो 50 रुपये इनकी ना काट देगी। ठीक है ना, तो आप लोग इस पीडीएफ को जरूर परचेज कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 8 आ गया है कि सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किस विधा की रचना है। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, ये नाटक है। क्या है, ये नाटक है। यहाँ पर आंसर जो बनेगा डी नंबर। अब ये नाटक जो आपका है किसका है, तो सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है, सुरेंद्र वर्मा के द्वारा ये आपका नाटक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारतेंदु जी का अनुदित नाटक है। इनमें से भारतेंदु जी का अनुदित नाटक इनमें से कौन है, तो ये विद्या सुंदर। कौन है, विद्या सुंदर, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखो भारतेंदु का जो सबसे बड़ा योगदान है वो नाटक और रंगमंच के क्षेत्र में रहा है, और उनके नाटक लेखन की शुरुआत बंगला के एक विद्या सुंदर से आपकी हुई है। यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मादा कैक्टस नाटक किसने लिखा है। यहाँ पर 10 नंबर की अगर बात किया जाए तो आपका 10 का आंसर हो जाए आपका बी नंबर है, लक्ष्मी नारायण लाल ने। किसने लिखा है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने लिखा है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर नामक कृत की जो विधा है यह है क्या, तो आप कहेंगे ये नाटक है। क्या है, ये नाटक है दोस्तों, जो कि विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। किसने, विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कोणार्क नाटक की रचना किसने की है। कोणार्क नाटक की रचना किसने की है। यहाँ पर 12 नंबर की अगर बात किया जाए तो जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन यहाँ पर भी हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है जन्मे जय का नाग यज्ञ वेरी वेरी IMP आपकी ये रचना है।
जन्मेजय के नाग यज्ञ के जो लेखक हैं इनमें से ऑप्शन बनेगा सी नंबर है प्रसाद जी हैं, ठीक है ना। याद रखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका नंबर जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गुरु ग्रंथ साहब में किस कवि की रचनाएं संकलित हैं। गुरु ग्रंथ साहिब में आपके ऑप्शन बी हो जाएगा कबीर, क्या हो जाएगा कबीर की जो रचनाएं हैं उनका संकलन इसमें मिलता है। और यहाँ पर जो सिखों का पवित्र ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहब है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि किस काव्य धारा में मूर्ति पूजा और तारवाद का विरोध किया गया है। तो दोस्तों ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर संत काव्य धारा में, ठीक है। संत काव्य धारा में मूर्ति पूजा और अवतारवाद का क्या किया गया है, विरोध किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि द्वैतावाद किस आचार्य का प्रवर्तित संप्रदाय है। द्वैतवाद किस संप्रदाय का प्रवर्तित संप्रदाय है दोस्तों, ये भी हमने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा माधवाचार्य का, ठीक है। किस संप्रदाय से, तो माधवाचार्य जुड़े हैं, द्वैतावाद से जुड़े हैं। यहाँ पर हमने बताया था दोस्तों कि यहाँ पर जो रामानुजाचार्य हैं, रामानुजाचार्य विशिष्ट द्वैतावाद से जुड़े हैं। यहाँ पर आपके निम्बकाचार्य जो आपके हैं द्वैतवाद से जुड़े हैं, है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ किसका कविता संग्रह है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ ये किसका कविता संग्रह है। 17 नंबर की अगर बात करें दोस्तों तो ऑप्शन बनेगा ए नंबर ये अज्ञे जी का है, जो कि आपके 1969 में ये आपका प्रकाशित कविता संग्रह है इनकी, ठीक है। आगे बढ़िएगा कि शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक इनमें से कौन है। शिव शंभू के चिट्ठे के जो लेखक हैं इनमें से कौन है। यहाँ पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिए बाल मुकुंद गुप्त, क्या हो जाएगा बाल मुकुंद गुप्त, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक इनमें से कौन है। तुलसीदास चंदन घिसई के लेखक आपके हरिशंकर परसाई, ऑप्शन यहाँ पर बी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये व्यंग्यात्मक रचना है इनकी, ये व्यंग रचनाकार, क्योंकि हरिशंकर परसाई हमेशा देखे होंगे तो व्यंगकार आप कह रहे हैं, है ना, व्यंग रचना इन्होंने किया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की। चलिए पुष्टि मार्ग की स्थापना जो किया वो वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया, वल्लभाचार्य, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर देखा जाए तो सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। याद रखिएगा कि सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप से जो आपकी है ये है क्या। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाए आपका ए नंबर ये जीवन व्रत है, क्या है ये जीवन व्रत हैं। यहाँ पर आंसर जो आपका है ए नंबर है राइट हो जाएगा, ए नंबर है राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि अष्टछाप की रचना 1565 में किसने की थी। देखिए हमने बताया था अष्टछाप के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, है ना। ये 8 आपके लेखक जो कि कम से कम आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में हर एक एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा विट्ठल नाथ। देखिए ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर 22 का ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों जो श्री वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग नामक भक्ति संप्रदाय की स्थापना की थी, तो इसमें से कह सकते हैं यहाँ पर जो आपका है क्या विट्ठल नाथ, इसका आंसर है राइट हो जाएगा विट्ठल नाथ। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जो कह सकते हैं कि विट्ठल नाथ थे, तो इन 8 कृष्ण भक्तियों, मतलब देखा जाए कृष्ण कवियों में से 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। वो थे आपके नंददास, गोविंद स्वामी, छीत स्वामी और चतुर्बाज दास, ठीक है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए हैं। तो सूरदास दोस्तों, सूरदास की कविताएं आपने देखा होगा वात्सल रस से ही आपकी परिपूर्ण रहती हैं, है ना। तो आंसर आपका हो जाएगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। और ये वात्सल रस का कोना कोना झांक आए हैं, है ना, इसका आंसर बनेगा आपका डी नंबर है। तुलसीदास की कौन सी रचना ब्रज भाषा में है। तुलसीदास की रचना है दोस्तों यहाँ पर कवितावली। जो कवितावली है, कवितावली ये आपकी किसमें है, आपकी ब्रज भाषा में है। जबकि जानकी मंगल, वरवै रामायण और रामलला नेचू ये अवधी भाषा में है। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है कि तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे। तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त रहे हैं। यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा विशिष्ट द्वैतावाद। आंसर आपका बनेगा डी नंबर है विशिष्ट द्वैतावाद, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि सीता को प्रधानता देखकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता इनमें से कौन है। तो सीता को प्रधानता देख लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो 26 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है रामप्रिया शरण, क्या हो जाएगा रामप्रिया शरण, इसका आंसर है राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान काव्य परंपरा का प्रथम कवि किसे माना है। तो यहाँ पर आंसर आपका बनेगा डी नंबर कुतुबन को माना है, ठीक है। ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर आपका डी नंबर कुतुबन, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है पद्मावत में रत्नसेन किसका प्रतीक है। चलिए
पद्मावत में रत्नसेन जो प्रतीक है वो किसका है? तो ये मन का प्रतीक है। किसका है? तो आपका आंसर है यहाँ पर बनेगा ए नंबर है, ये मन का प्रतीक है। याद रखिए मन का प्रतीक है, ठीक है ना। और यहाँ पर दोस्तों देखा जाए तो जयसी द्वारा रचित जो ग्रंथ है पद्मावत के पात्रों में प्रतीकार्थ ये चित्तौड़ का है। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो आपका प्रतीकार्थ ये चित्तौड़ का प्रतीक है ना। शरीर और पद्मावती का प्रतीक बुद्धि है, ठीक है। शरीर और पद्मावती का जो प्रतीक है वो बुद्धि है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती, संस्मरण के लेखक। तो कुछ आप बीती कुछ जग बीती, संस्मरण के जो लेखक हैं वो आपके सी हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है सही युग्म का चयन करना है। तो यहाँ पर देखिए सही युग्म में से कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए मोहन राकेश, यहाँ पर देखिए आखिरी चट्टान तक, यहाँ पर 30 का जो ऑप्शन है यहाँ पर डी नंबर है, राइट हो जाएगा। डी नंबर है, राइट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? इनमें से कौन सा कवि सतसईकार है? तो जवाब हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, वियोगी हरि। क्या हो जाएगा? यहाँ पर वियोगी हरि ये कवि सतसईकार, मतलब इनका पूरा नाम था हरिप्रसाद द्विवेदी था, और इन्होंने वीर सतसई नामक कृति की रचना किया, जिस पर इन्हें मंगला प्रसाद प्रशोधित जो पुरस्कार है इनको प्राप्त हुआ था बिहारी वीर सतसई के लिए। तो आंसर आपका बनेगा डी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है शिवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को में शिवा का अर्थ में से क्या है? तो शिवा का जवाब हो जाएगा बी नंबर, शिवाजी। यहाँ पर आंसर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। शिवाजी आपका आंसर राइट हो जाएगा। ये पंक्तियां जो आपकी हैं वो आपके रीतकालीन कवि कवि भूषण की हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है रीतकाल को अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है? रीत काल को अलंकृत काल जो कहा है वो किसने कहा है? यहाँ पर 33 नंबर में, तो 33 को ऑप्शन में आपका मिश्र बंधु ने, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए नंबर है, मिश्र बंधु ने कहा है दोस्तों, याद रखिएगा। वहीं पर दोस्तों एक क्वेश्चन और भी होता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीत काल को श्रृंगार काल कहा है। क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि लोग हैं तागी कवित्व बनावत, मोहि तो मेरे कवित्व बनावत। उपयुक्त काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम पूछा गया है, और 34 को ऑप्शन में से राइट क्या हो जाएगा? तो राइट हो जाएगा आपका घनानंद। यहाँ पर आंसर सी घनानंद इसका हो जाएगा। भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने प्रदान की है? देखिए 35 की अगर बात किया जाए तो आंसर सी हो जाएगा सोलंकी राजा रुद्रशाह। सोलंकी राजा रुद्रशाह, यहाँ पर आंसर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं? यहाँ पर 36 नंबर का जो ऑप्शन है डी हो जाएगा 4। कितने? तो आपकी 4 भाग यहाँ पर प्रकाशित है, याद रखिए। पहला भाग इनका जो आपका है वो है क्या? वो है आपका क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरा भाग है नीड़ का निर्माण फिर। तीसरे भाग में सवेरे से दूर। चौथे भाग में 10 द्वार से सोपान तक। ये 4 भागों में प्रकाशित है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ है? दोस्तों 37 नंबर का ऑप्शन ये हो जाए आपका गद्य। यहाँ पर याद रखिए पद्य के साथ किसका विकास? तो गद्य का विकास यहाँ पर हुआ है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि उद्धव शतक में छंद है। उद्धव शतक में जो छंद है यहाँ पर देखिए तो आप कहेंगे 116 छंद है। कितने हैं? 116 छंद हैं। और इनके जो कह सकते हैं कि उद्धव शतक जो आपका है इसके जो कृति है अर्थात किसने लिखा है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने यहाँ पर लिखा है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि रीत काल का समय क्या था? रीत काल का समय 39 नंबर की अगर बात करें तो आंसर बी हो जाएगा 1700 से लेके 1900 विक्रमी संवत तक का जो समय है ये रीत काल का समय है, याद रखिएगा रीत काल का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर अगर पूछ लेता आदिकाल का समय कितना है तो दोस्तों आदिकाल का समय है वो आपका कितना पड़ता है? तो यहाँ पर 1050 से लेके 1375 अर्थात ये जो आपका समय है ये आदिकाल का समय है ना। यहाँ पर 1375 से 1700 विक्रमी संवत का जो समय आता है ये किसका होता है? तो आप कह सकते हैं ये भक्ति काल का होता है ना, भक्ति काल का हो जाएगा। और इसके बाद 1900 के बाद है ना, यहाँ तो आपका हो गया रीत काल, और अगर 1900 से लेके अब तक अगर बोल दिया जाए तो वो हो जाएगा आधुनिक काल, ठीक है। तो चारों आपके देखिए काल भी हो गए क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? यहाँ पर 40 नंबर दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। गरसादा तासी इसका आंसर जो है राइट हो जाएगा। गरसादा तासी आपका जवाब राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है दोस्तों, अपना जो इतिहास ग्रंथ है इन्होंने फ्रेंच भाषा में लिखा है। अगला क्वेश्चन है कि भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? यहाँ पर 41 नंबर का ऑप्शन डी हो जाएगा आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? हिंदी साहित्य में कलम का सिपाही किसे कहा जाता है?
42 नंबर का बताना है तो दोस्तों देखिए यहाँ पर प्रेमचंद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। 42 का ऑप्शन बनेगा क्या, यहाँ पर ए नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रेमचंद आपका जवाब राइट हो जाएगा दोस्तों। प्रेमचंद की जो जीवनी है वो है कलम की सिपाही, है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आत्मा की आंखें के अनुवादक बताइएगा, आत्मा की आंखें के अनुवादक। यहाँ पर देखिए 43 नंबर जो दिया गया है, 43 नंबर जो आपका आंसर है यहाँ पर राइट हो जाएगा क्या, यहाँ पर ये हो जाएगा आपका दिनकर, क्या हो जाएगा 43 का ऑप्शन जो बनेगा आपका ये नंबर दिनकर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि वीरगाथा कालीन रासो काव्यों में निम्नलिखित में से किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है। तो वीरगाथा कालीन जो रासो काव्य है इसमें किस विषय का वर्णन नहीं किया गया है। देखिए यहाँ पर 44 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए आश्रयदाताओं का जो अतिरंजनापूर्ण वर्णन है, इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है, युद्धों का सजीव वर्णन भी है, कृष्ण लीला का प्रतिपादन। दोस्तों ये वीरगाथा कालीन रासो ग्रंथों में इसका जिक्र नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है। अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा पद्दरी। क्या है, यहाँ पर जो 45 का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पर पद्दरी छंद आपका है पद्दरी, जिसमें 16 मात्राएं होती हैं, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। और इस छंद के नाम पर, इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पहाड़िया बंध कहा जाता है। ठीक है, इस पद्धति पर जो भी लिखे जाते हैं काव्य उनको पहाड़िया बंध कहा गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं। तो खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि हैं यहाँ पर कौन, तो 46 का ऑप्शन आपका अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा, अमीर खुसरो इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम हिंदी कवि भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि वेपथु कैसा अनुभव है, वेपथु कैसा अनुभव है, 47 नंबर। यहाँ पर जवाब सी हो जाएगा सात्विक है। कैसा है, सात्विक है। अगला है सदियों का संताप किसकी रचना है, सदियों का संताप किसकी रचना है। यहाँ पर 48 नंबर में तो आपका जवाब हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। सदियों का संताप किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। 48 का जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। दोस्तों धर्मवीर भारती की रचना में देखा जाए तो यहाँ पर देखिए ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, लेकिन सूर्य का स्वागत, सूर्य का स्वागत ये दुष्यंत कुमार की कृति है। किसकी है, दुष्यंत कुमार की एक काव्य कृति है। अगला है हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता। आईएमपी क्वेश्चन आपका दिया है, तो हरी घास पर क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के जो रचयिता हैं वो आपके अज्ञे जी हैं। कौन है, आपके अज्ञे जी हैं। यहाँ पर जो तार सप्तक था इनका 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन जो किया था वो आपके अज्ञे के द्वारा ही किया गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वराहतई में है, कौन सा ग्रंथ वराहतई में है। 51 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी, ये आपका है कीरातुर्जनियम। यहाँ पर जो आंसर आपका है 51 नंबर में वो आपका बनेगा कौन सा, डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि फूल नहीं रंग बोलते हैं ये किसका काव्य संग्रह है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसका काव्य संग्रह है। यहाँ पर देखिए आपका जो 52 नंबर है उसका जवाब हो जाएगा केदारनाथ अग्रवाल। क्या बनेगा, केदारनाथ अग्रवाल इसका आंसर जो है ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आती हैं। प्रेमचंद के तीसरे दौर की कहानियां किस श्रेणी में आएंगी। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा यथार्थवादी। क्या हो जाएगा, यथार्थवादी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की कहानी कौन सी है। राजेंद्र यादव की इनमें से कौन सी कहानी है। यहाँ पर देखिए आपका आंसर हो जाएगा जहाँ लक्ष्मी कैद है, जहाँ लक्ष्मी कैद है, और ये है राजेंद्र यादव की कहानियां हैं। और भी इनकी कहानियां हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है कि किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। किस सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आंसर जो आपका है दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा 19वीं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 19वीं सदी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय किस विधा की रचना है। 11 वर्ष का समय की किस विधा की रचना है। यहाँ पर आंसर जो आपका है 56 नंबर में, 56 नंबर में ऑप्शन बनेगा आपका यहाँ पर नंबर ये कहानी है। 11 वर्ष का समय ये रामचंद्र शुक्ल की क्या है, ये कहानी है दोस्तों, जो कि 1903 में इसका प्रकाशन किया गया था और आचार्य महावीर द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में इसका संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। कौन सा काव्य ग्रंथ नहीं है। वैदिक वनवास है, पथिक भी है, भारत भारती है, रसक रंजन नहीं है। यहाँ पर जो आंसर है 57 नंबर में वो आपका सी हो जाएगा। ये दोस्तों रसक रंजन काव्य ग्रंथ नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र विकास से जुड़ा है। यहाँ पर 58 नंबर में तो ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी नंबर लक्ष्मण और उर्मिला दोस्तों, है ना। यहाँ पर जो आंसर आपका है बी नंबर है, राइट हो जाएगा। लक्ष्मण और यहाँ पर उर्मिला से जुड़ा हुआ है साकेत, आंसर बी हो जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है।
ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की कृति है? 59 का जो ऑप्शन है यहाँ पर उपन्यास, मतलब ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पर ये जो आपके उपन्यासकार इसके हैं वो आपके अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। हमने वीडियो अपलोड कर दिया है उपन्यास और उपन्यासकार, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, और एक बार देखने के बाद आपके हर एक प्रकार के जो भी उपन्यास होगा, जिनका भी होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट के माध्यम से देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर। और किसका है? तो अभी उन्होंने बताया कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है 60 नंबर में? तो ये है आपका प्रेमचंद, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रेमचंद इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और इनके और भी उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन है, वरदान है, प्रेमश्रयी है, रंगभूमि है, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये बहुत ढेर सारी हैं। यहाँ पर अगला है कि नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? नौकर की कमीज साहित्य की किस विधा की रचना है? यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा, ये उपन्यास है दोस्तों। ये क्या है? ये उपन्यास है दोस्तों, और इसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ला। कौन है? विनोद कुमार शुक्ला है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है? ग्लोबल गांव के देवता किसकी कृति है 62 नंबर में? तो जवाब हो जाएगा आपका रणेंद्र। ग्लोबल गांव के देवता ये कृति है किसकी? तो आपका आंसर हो जाएगा आपका रणेंद्र, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और यह जो है आदिवासी वनवासियों के जीवन पर आधारित उपन्यास आपका है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से मृदुला गर्ग का उपन्यास कौन सा है? मृदुला गर्ग का उपन्यास इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका जवाब हो जाएगा सी नंबर, मैं और मैं। ये मृदुला गर्ग के द्वारा लिखित उपन्यास है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? वीरांगना नामक उपन्यास के रचयिता, देख सकते हैं कितना ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं उपन्यास से। यहाँ पर 64 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा, आपका बी नंबर राम नरेश त्रिपाठी। क्या हो जाएगा? राम नरेश त्रिपाठी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? काला जल का कथानक किस समस्या से संबंधित है? 65 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर आपका हो जाएगा स्त्री उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर जो काला जल है ये कथानक स्त्री उत्पीड़न की समस्या से संबंधित है। काला जल, सांप और सीढ़ी, नदियाँ और सीपियाँ, है ना, ये जो आपके हैं वो आपकी गुलशेर खां सानी की उपन्यास हैं। किसके हैं? गुलशेर खां सानी के उपन्यास हैं। अगला है रूपा जीवा उपन्यास। रूपा जीवा उपन्यास 66 नंबर में, तो लक्ष्मी नारायण लाल का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? दोस्तों हमने यहाँ पर पढ़ाया भी था, हमने बताया था कि प्रेमचंद के यहाँ पर जितने उपन्यास है उनके पूरा टोटल आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका धनिया और झुनिया प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं? 67 का ऑप्शन यहाँ पर बनेगा बी, गोदान के हैं दोस्तों। किसके हैं? तो आपकी गोदान इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद अज्ञे की किस विधा की रचना है? 68 का ऑप्शन डी हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। क्या बनेगा? ये यात्रा वृत्तांत है दोस्तों, याद रखिएगा। यहाँ पर ये अज्ञे के द्वारा रचित आपका है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा यात्रा व्रत है? यहाँ पर यात्रा व्रत में दोस्तों यहाँ पर जो दिया गया है चीड़ों पर चांदनी, चीड़ों पर चांदनी दोस्तों ये आपका यात्रा वृत्तांत है किसका? तो आपका निर्मल वर्मा का है। किसका है? निर्मल वर्मा का है। वहीं पर दोस्तों ये जो भूले बिसरे चित्र है ये उपन्यास है किसका? भगवती चरण वर्मा का है। अपनी खबर दोस्तों ये आत्मकथा है पांडे बेचैन शर्मा उग्र के हैं। पथ के साथ ही दोस्तों ये संस्मरण है महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी भाषा की कितनी विख्यात बोलियां हैं? यहाँ पर 70 नंबर में आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोस्तों हिंदी भाषा की 8 विख्यात बोलियां हैं, यहाँ पर सी हो जाएगा। तो 8 विख्यात में कौन कौन आती हैं? तो खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ इनमें से कौन सा है? तो हिंदी भाषा का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ दोस्तों यहाँ पर जवाब हो जाएगा सी नंबर पृथ्वीराज रासो। सी नंबर है पृथ्वीराज रासो, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो जवाब हो जाएगा सौर सेनी अपभ्रंश से। किससे? सौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? तो दोस्तों हिंदी जो आपकी है आकृति के हिसाब से कैसी है? तो ये है श्लिष्ट योगात्मक है। श्लिष्ट योगात्मक है, ऑप्शन सी बनेगा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ ये किस प्रकार का स्वर है? ये जो आपका है दोस्तों पश्च समृत में आता है। ये जो आता है तो आपके पश्च समृत में आता है, मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीवा का पश्च भाग कार्य करता है उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। और इसमें से क्या होता है, जैसे आपका बड़ा आ हो गया, छोटा ऊ हो गया, बड़ा ऊ हो गया, ओ औ, और यहाँ पर जो आपका ये वाला आ होता है, ये सब आपके इसी में आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हड़ौती बोली उपभाषा के अंतर्गत आती है। हड़ौती बोली जो आपकी है ये किस में आती है? तो हड़ौती दोस्तों आप लोग जब जाएंगे राजस्थानी में जो जयपुरी है,
यहाँ पर जो आंसर आपका है दोस्तों राइट हो जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे कहते क्या हैं। 76 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका बी नंबर, लिपि कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर लिप कहते हैं। यहाँ पर देखो दिया गया है कि निम्नलिखित में से घोष वर्ण क्या है। दोस्तों घोष और अघोष नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। यहाँ पर घोष जो होते हैं किसी भी वर्ग का जो तीसरा चौथा पांचवा वर्ण होता है वो होता है घोष। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन दिया गया है नंबर चा छा जा किस में आता है, तीसरे में आता है ना, और अदर जो आपके हैं वो पहले में आएंगे अर्थात वो अघोष हो जाएंगे। तो ये आंसर हो जाए आपका ए नंबर, ये घोष है अर्थात ये आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण में जो आपका पा वर्ग है और पा वर्ग के साथ साथ दोस्तों जो आपका ऊ होता है ये भी आपका ओष्ठ वर्ण में ही आता है। अगला है यहाँ पर देखो दिया है चा वर्ग, और चा वर्ग जब चा बोलते हैं तो जीभ आपकी तालु की स्पर्श करती है, तो तालु से करती है तो इसका जवाब हो जाएगा तालब्य से। किससे है तो आपके तालब्य से है। रस का नाम बताना है, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। दोस्तों ये जो आपका रस है यहाँ पर आपका क्या है, ये आपके हास्य रस। दोस्तों यहाँ पर हास्य रस ये क्वेश्चन हाई स्कूल में भी आपको पढ़ाया गया होगा, याद रखिए। यहाँ पर आंसर आपका है नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे वियोग श्रृंगार की स्थिति नहीं है। दोस्तों वियोग श्रृंगार की स्थिति यहाँ पर हमने 10 बताई थी, जिसमें से दोस्तों यहाँ पर जो मिलन है दोस्तों तो ये क्या वियोग है क्या, नहीं है ना, यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि सिया राम स्वरूप अगाम अनूप विलोचन मीनन को जरू, श्रुति राम कथा मुख राम को नाम हुए पुनि राम ही को थलू। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस दिया गया है। 82 नंबर में यहाँ पर 82 का जो ऑप्शन है आपका डी हो जाएगा भक्ति रस। दोस्तों इसमें क्या है तो सिया राम के बारे में यहाँ पर भक्ति रस डी हो जाएगा। पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें उपमेय क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला उपमेय पूछा गया है। और उपमेय जो आपका है दोस्तों यहाँ पर देखिए मन है ना, जो मन है ये क्या है तो आपका ये उपमेय का कार्य करता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों, मन उपमेय है ना, और इसकी तुलना पीपल के पत्ते से की गई है। यहाँ पर अगला है कि उस काल मारे क्रोध के तनकाप ने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। इन पंक्तियों में से अलंकार आपसे पूछा गया है। अब यहाँ पर अलंकार जो आपका है दोस्तों वो है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। मानो शब्द आपको दिया गया है, और जहाँ भी मन मानो जन जानो ये शब्द आपके आते हैं वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है मन मलिन तन सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घट जैसे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार दिया गया है। 85 नंबर का जो ऑप्शन दिया गया है वो आपका ये हो जाएगा दृष्टांत अलंकार है। क्या है दृष्टांत अलंकार है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित हों उन्हें क्या कहते हैं। जो वर्ण अथवा मात्रा की संख्या से नियमित होते हैं उन्हें कहा जाता है, यहाँ पर छंद होता है ना, छंद तो होते हैं या तो मात्रा या तो वर्ण। यहाँ पर दिया गया है सही विकल्प बताना है कि चमत्कार की क्षमता रखने वाले एक ही श्लोक को कहते हैं। यहाँ पर आंसर आपका मुक्तक कहते हैं दोस्तों। 87 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर रिक्त स्थान भरेंगे मुक्तक कहेंगे। अगला क्वेश्चन है वसंत तालिका छंद में कितने वर्ण होते हैं। वसंत तालिका छंद में कितने वर्ण होते हैं 88 नंबर में, तो 88 का ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा बी नंबर 14 होते हैं। कितने होते हैं 14 होते हैं, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अगला है संधि के कितने भेद होते हैं, और संधि के कितने भेद हो जाएंगे तो आप कहेंगे 3 भेद होते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा 3 भेद है ना। अब इतना तो जानते हैं आप लोग, स्वर संधि व्यंजन और विसर्ग। महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है दोस्तों। इसके बीच में आपका ओ की मात्रा है, हमने ट्रिक का वीडियो अपलोड किया था संधि में और बताया था महाधनुत्सव, महोत्सव अर्थात ये गुण संधि का है। तो आपका जो आंसर आपका ऐसे हो जाएगा महाधनुत्सव हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानना है। यहाँ पर स्वर संधि पुस्तकालय, उद्गति, दिग्दर्शन, उज्ज्वल। यहाँ पर देखिए पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, पुस्तकालय, तो यहाँ पर देखिए आपका जवाब हो गया ए नंबर, इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा और ये स्वर संधि में आपका आता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्या दे रहा है कि मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। यहाँ पर देखो गगनचुंबी दिया गया है, और गगनचुंबी की अगर बात किया है दोस्तों तो यहाँ पर गगन को चुमने वाली और को शब्द आया है तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है परमेश्वर में कौन सा समास है, परमेश्वर में समास पूछा गया है, तो परमेश्वर में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा, कर्मधारय। अब यहाँ पर परम है जो ईश्वर, क्या हो जाएगा, इसे तोड़ेंगे, परम है जो ईश्वर। दोस्तों कभी भी जो तोड़ने में है जो शब्द आए, ठीक है जो शब्द है, या आपको आएगा के समान शब्द मिल जाता है तोड़ने में, या भी तोड़ने के बाद रूपी शब्द आपको मिल जाता है, या तो आपको महाशब्द मिल जाता है। ये 4 वर्णों को याद रखिएगा, कर्मधारय समास आपको मिल जाएगा अगर ये 4 वर्ण आपको तोड़ने में मिलता है। अगला है मल्हार अल्पना मोहरे का उचित अर्थ इनमें से क्या है। मल्हार अल्पना मोहरे का अर्थ पूछा गया है, तो यहाँ पर हो जाए आपका चैन से जिंदगी काटना, ऑप्शन सी चैन से जिंदगी काटना। अगला है अंधे को दीपक दिखाना, मोहरे का सही अर्थ क्या है, तो अंधे को दीपक दिखाना मतलब ऑप्शन यहाँ पर क्या हो सकता है,
यहाँ पर 95 का जो ऑप्शन है बी हो जाएगा। यहाँ पर ना समझ को उपदेश देना, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है दिए गए विकल्पों में से रिक्त स्थान भरना है, मुहावरे का सही अर्थ बताना है। पुलिस को देखकर चोर हो गया, पुलिस को देखकर चोर हो गया, तो यहाँ पर 9 2 11 ऑप्शन ए बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द आपका है, कौन सा तत्सम शब्द है 97 में। यहाँ पर देखो चक्र है, चांद है, छेद है और छतरिया है। जहाँ भी रा लग जाए ये वाला रा, या ऊपर का रा लगेगा, या कृष्ण वाला जो होता है, देखिए इसी में आपका है, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा चक्र। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द आपका है, कौन सा तद्भव शब्द है। 98 नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जीव, ये जीव क्या है, ये है आपका तद्भव दोस्तों। जीव जो है ये आपका तद्भव है, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। अब इसका होता है जीवा, तत्सम होता है जीवा। अगला है श्रृंगार का तत्सम शब्द बताना है। श्रृंगार का तत्सम क्या होता है, श्रृंगार, और यहाँ पर जो आंसर बनेगा बी नंबर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानना है, जिसमें से संबंध बता रहा हो। अब यहाँ पर संबंध किसमें है, तो यहाँ पर देखो कह रहा है राम खाना खाता है, राधा का कुत्ता, और का की के ये संबंध में होता है, देखिए ऑप्शन बी हो गया। अगला कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक जो आपका है क्रमशः कैसा है। कृष्ण ने कंस को मारा, इस वाक्य में कारक पूछा गया है, तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा कर्ता और कर्म, है ना। कृष्ण ने कंस को, तो आंसर सी हो जाएगा। अगला दिया गया है चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर दोस्तों जवाब देना है, तो यहाँ पर देखो चोर ने, है ना, चोर ने धन के लिए शब्द आपका आ गया, धारदार हथियार से व्यवसाय की गर्दन धड़ से अलग कर दिया। अधिकरण में मैं पर शब्द में शब्द आपका कहीं दिया है क्या, नहीं दिया गया ना, तो आंसर आपका देखिए डी हो जाएगा। अगला है लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प, यहाँ पर आपसे बताना है 103 नंबर में ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। तो दोस्तों भगवान का दिया गया है, अच्छा भगवान दिया गया, भगवान होना चाहिए, भगवान होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, यहाँ पर भगवान दिया है, भगवान भगवती, हाँ ये मात्रा नहीं लगाया है, वैसे मात्रा गलती से रह गई है। विद्वान विदुषी ये भी होगा, ये सम्राट का समय, इसको भगवान कर ले सकते हैं। कर्ता और जो कर्ती दिया है उसे ता का होता है त्रा, ये आपका हो जाता है, तो ये यहाँ से गड़बड़ी आपके डी नंबर है। अगला निम्नलिखित विकल्पों में से दाता शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर चुनना है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पर बताना है, 104 नंबर में ऑप्शन क्या होगा, तो यहाँ पर दाता का दात्री, यहाँ पर देखो आंसर हो गया सी नंबर। समिति शब्द का बहुवचन क्या है, समिति शब्द का बहुवचन, समिति का बहुवचन में से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 105 नंबर में हो जाएगा समितियाँ, क्या हो जाएगा समितियाँ, बी नंबर। अगला है जिसकी मत झट सोचने वाली हो, मतलब जिसकी जो बुद्धि होती है झट से सोचने वाली होती है, उसे कहा जाता है प्रत्युत्पन्नमति, ऑप्शन बी बनेगा। अगला है अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग इनमें से कौन सा है, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है, तो अनिच्छा में उपसर्ग हो जाएगा क्या, अन हो जाएगा, अन धन इच्छा, तो अन जो आपका बनेगा ना वो आधा होगा, अर्थात बी नंबर हो जाएगा। अगला है शुद्धि का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्पों में से क्या है, तो शुद्धि का बहुवचन क्या हो जाएगा, शुद्धिजन, क्या हो जाएगा, यहाँ पर शुद्धिजन हो जाएगा, तो 108 का जो आंसर बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, शुद्धिजन, यहाँ पर हो जाएगा शुद्धिजन दोस्तों, यहाँ पर बी नहीं सी हो जाएगा शुद्धिजन, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिए गए विकल्पों में से अनुकूल का विलोम बताना है, और अनुकूल का विलोम क्या हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर। अगला है तुरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, तुरंग का पर्यायवाची पूछा गया है, और तुरंग का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, तुरंग का हो जाएगा वाज, है ना, घोड़ा वाज ये जो होता है ये इसी के होते हैं। और अगला है यहाँ पर संदेह संशय में, संदेह का अर्थ जहाँ मन में कुछ होने की शंका हो, है ना, वही संशय होता है। तो यहाँ पर पूछ लिया है 11 नंबर में कि वास्तविकता के लिए अनिश्चितता की स्थिति, देखिए वास्तविकता के लिए अनिश्चय की स्थिति, यही हो गया संदेह, मतलब ये हो गया आपका संशय, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा। अगला दिया गया वाक्य में से कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है, 112 नंबर में देखें कौन सा वाक्य यहाँ पर शुद्ध दिया गया है। चलिए 112 नंबर में देखना है, यहाँ पर दिया आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए, आपकी शंकाओं का समाधान होता है दोस्तों, याद रखिए यहाँ पर भी हो जाएगा समाधान सही होता है। अगला दिया है श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति, इसका हिंदी में अनुवाद क्या है, श्यामा बुद्धिमती बालिका अस्ति, इसका हिंदी में अनुवाद क्या होगा। 113 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर हो जाएगा श्यामा चतुर लड़की है, ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। अगला है काशी बड़ी नगरी है, इसका संस्कृत में अनुवाद क्या होगा, यहाँ पर संस्कृत में देखेंगे तो काशी विशाला नगरी अस्ति, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किस नाटक के नायक और नायिका पुररवा एवं उर्वशी हैं, यहाँ पर देखिए ये जो आपके हैं विक्रोर्मर्सियम, इसके जो नायिका हैं पुररवा और आपकी उर्वशी हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार होते हैं, संस्कृत व्याकरण में भूतकाल में लकार जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो दोस्तों 3 लकार होते हैं, ठीक है, सामान्य भूत और अनध्यत भूत और परोक्ष भूत, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर
राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है बालिके अत्र, यहाँ संधि कौन सी है? बालिके अत्र दोस्तों यह संधि आपके संस्कृत में है, तो ये दोस्तों आपकी संधि होगी कैसी? आपकी प्रकृति भाव है। यहाँ पर आंसर आपका जो है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। मतलब प्रग्रह संज्ञा होकर प्रकृति भाव को, अर्थात ये संधि यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। अच्छा, इसमें है क्या? प्रज्ञा संज्ञा होकर प्रकृति भाव होगा। हाँ, यहाँ पर आंसर आपका सी होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है स्था धातु का भाववाच्य में रूप क्या होगा? स्था धातु का भाववाच्य में रूप, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा क्या? तो आंसर आपका हो जाएगा सी, यथि यते, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध दिया गया है? यहाँ पर 119 नंबर में, तो यहाँ पर देखो दिया गया है अष्टादई पारणिनी, शिशुपाल वधम माग दिया गया है ना, शिशुपाल वधम माग दिया है। निरुक्त आपका यास्त दिया है। नाट्य शास्त्र यहाँ पर ममट दिया है, और नाट्य शास्त्र के प्रणेता जो आपके हैं वो आचार्य भरत मुनि हैं, तो ये आपका डी नंबर गलत दिया गया है। दा धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर जो आपका हो जाएगा ददंती, क्या हो जाएगा? ददंती। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत दिया गया है? यहाँ पर 121 नंबर में, 121 नंबर यहाँ पर देखना है। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है लिट जो कि परोक्ष भूत में है, लट जो कि आपके अंधतन भूत में है, लट जो कि सामान्य भविष्य में है, लुट जो आपका सामान्य भविष्य में है। यहाँ पर जो गड़बड़ी है ऑप्शन डी नंबर में, ये आपका गलत दिया गया है। यहाँ पर यह आपका दोस्तों है आपके लट जो कि सामान्य भूतकाल में है, ठीक है, सामान्य भूत में। यहाँ पर अगला है उरोह शब्दार्थ है, उरह जो शब्दार्थ है दोस्तों ये आपका है बड़ा, क्या है? बड़ा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है बुद्ध धनधि, बुद्धि संधि सूत्र इनमें से क्या है? 123 नंबर में, तो ये आपका अपादान से होगा। यहाँ पर जो आपका आंसर है, यहाँ पर अपादान में झलो का जस हो जाता है, मतलब 123 नंबर का जो ऑप्शन है वो आपका बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला है अस धातु का लट लकार रूप इनमें से क्या है? 124 नंबर में, तो यहाँ पर भविष्य हो जाएगा। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा है? तो शुद्ध वाक्य इनमें से हो जाएगा अलम हस्तेन, अलम हस्तेन। दोस्तों इसमें 10 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन लगभग आपके हैं संस्कृत के, तो संस्कृत में हम थोड़ा पढ़ाते नहीं रहे, तो संस्कृत है, ठीक है ना, तो संस्कृत पर ये समझिए कि आप लोगों को लिए हम दिखा देते हैं क्वेश्चन संस्कृत के, ठीक है, आपको सॉल्व करना है इनमें से, बस क्वेश्चन दिखा देते हैं, आंसर बता देते हैं। अब आप लोगों को इनमें समझ के लगाना है, ठीक है। हम यहाँ पर हिंदी पढ़ाते हैं, हिंदी साहित्य और हिंदी आपकी ग्रामर पोर्शन, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन ये समझ लीजिए कि हम आपको सिर्फ आंसर दिखा देते हैं, बता देते हैं, और आप उसको समझ के अपना सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए फिर आज की क्लास में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी आपकी लाइव क्लास